बहुत स्वागत। वॉर रूम देख रहे हैं आप, सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमान हमारे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा, एयर कमोडोर एस बेल, मेजर जनरल पी.के. दत्ता, कैप्टन श्याम कुमार। बातें बहुत सारी हो चुकी हैं ईरान इजराइल की लड़ाई को लेकर के। अब लग रहा है कि ट्रंप बस किसी भी वक्त अपनी सेनाओं को कहने वाले हैं कि जाओ इजराइल के साथ तुम भी शामिल हो जाओ ईरान पर हमले में। ईरान में अफरा तफरी है, लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं। 1 करोड़ लोग कैसे निकलेंगे उस शहर से बाहर। और अभी एक खबर आई थी कि अमेरिका के एक पूर्व जनरल ने यह कहा है कि मैं इस वक्त फोर्डो जो जगह है जहां न्यूक्लियर साइट नीचे बनी हुई है ईरान में, मैं उस शहर के 5 किलोमीटर के आसपास भी नहीं रहना चाहता। मतलब साफ है, इतना बड़ा हमला उस जगह पर होने वाला है कि अगर आप उसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के किसी दायरे में हैं तो आप भी खतरे में हैं। आप अंदाजा लगाइए इस वक्त क्या बीत रही होगी ईरानियन लोगों के ऊपर, और क्या तैयारी कर रहे होंगे ट्रंप और नेतन्याहू मिलके। वहां से भारतीयों को इवैक्यूएट करना, इसका काम लगातार जारी है। भारतीय खासतौर पर छात्र जो वहां पर पढ़ रहे हैं उनको अर्मेनिया के रास्ते भारत लेकर के आ रहा है। अर्मेनिया के बॉर्डर पर वो पता है, अर्मेनिया का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, वहां से वो भारत की फ्लाइट लेंगे। अब बात प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी आज कनाडा पहुंचे हैं जहां पर उनको G7 समिट में हिस्सा लेना था। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज कनाडा के एल्बर्टा राज्य के ये बड़ा जटिल सा नाम है, कैनाकैसिस, शायद मैं ठीक बोल रहा हूं, यहां पर G7 की आउटरीच समिट को संबोधित करना है। G7 की बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, और इस जंग की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति अपना G7 का दौरा छोड़कर बीच में कनाडा से वापस लौट आए हैं अमेरिका। इस वजह से मोदी और ट्रंप की अब मुलाकात तो नहीं होने जा रही, लेकिन मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के साथ, मार्क कार्नी के साथ मुलाकात हो सकती है। मोदी कनाडा में दुनिया के कई और बड़े नेताओं के साथ भी मिलने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 बड़े देश, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, ये शामिल हैं। कनाडा ने इस बार भारत के साथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स माफ कीजिएगा, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी इनवाइट किया है। यूक्रेन को भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है और वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। हमारे लिए इस विजिट में क्या खास है? लेकिन तो लंबे समय से कोई भारत का प्रधानमंत्री कनाडा नहीं गया है, और वो भी ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं जब आपके रिश्ते इतने खराब हों। हमारे यहाँ उनका कोई हाई कमिश्नर नहीं है, उनके यहाँ भारत का कोई हाई कमिश्नर नहीं है। जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो अपने बेयर मिनिमम पर है इस वक्त दोनों देशों के बीच में। वहाँ खालिस्तानी तत्व बिल्कुल सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं, और उन्होंने भी तैयारी की थी कि मोदी जब कनाडा पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे। उनको बड़ी बड़ी रैली करने की छूट मिली हुई है, उन्होंने वो रैली की है। अब वो सीधे ये तो नहीं कह सकते कि डेथ टू मोदी या मोदी मर जाए, तो उन्होंने कहा मोदी की पॉलिटिकल मौत हो जाए, ऐसे नारे वो लगा रहे हैं बचने के लिए। लेकिन उनका कहने का मतलब साफ है बिल्कुल, वो तो ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री कनाडा जाएं, और उनके कुछ नेताओं ने धन्यवाद किया है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम मोदी के सामने अपना प्रोटेस्ट दिखा पाएं। तो वो कोशिश हो रही होगी। भारतीय दल जो है इससे बिल्कुल परेशान नहीं है, उनका ध्यान है कनाडा की सरकार के साथ हमारा क्या समझौता होगा। एक समझौते की बहुत चर्चा है जो ये कह रहा है कि दोनों देश आपस में क्राइम, टेररिज्म, ड्रग्स और एक्सट्रीमिज्म, इन मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। कनाडा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर रिश्ते खराब हुए थे, उनका एक आरोप कि उनके यहां पर, जिसे हम एक आतंकवादी मानते हैं, हरदीप निज्जर, उसकी हत्या हुई। वो कहते हैं ये भारत ने करवाई और हम इससे इनकार करते हैं। इसको लेकर रिश्ते खराब हुए थे। अब दोनों देशों के बीच शायद ये बात हुई है कि इस मुद्दे को साइड में रखो, इस पर जो जांच वगैरह चलनी है वो अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, बाकी देशों के संबंध आगे बढ़ाओ, व्यापार पर बात करो, कोऑपरेशन पर बात करो। और अब अगर आप एक्सट्रीमिज्म पर भी कोऑपरेट करेंगे तो अभी पीछे एक खबर आई थी, मैंने आपको इसी प्रोग्राम में दी थी कि कनाडा में आज तक का सबसे बड़ा ड्रग्स का खेप पकड़ा गया, और उसके पीछे जो नेटवर्क था उसमें खालिस्तानी भी शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कनाडा अब खालिस्तानियों पर थोड़ी बहुत सख्ती करने लगा है, ये भारत के लिए अच्छा है। बाकी एम्बेसडर साहब का बहुत सारा समय मैंने लिया, इतना ज्ञान दिया सर मैंने पूछा। थैंक यू वेरी मच, मुझे समझ आ गया। चीन, हम लोगों को डिप्लोमेसी में सिखाया जाता है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कनाडा के साथ अगर मेरे संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हम किसी के साथ बुरे संबंध नहीं चाहते, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या टेक्नोलॉजी ले लूँगा, क्या इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा मुझे कनाडा से, कुछ उनके वो जो पेंशन फंड्स हैं उन्होंने कुछ पैसे यहाँ लगा रखे हैं, इसलिए नहीं लगाए कि मुझ पे मेहरबान है या मेरे छोले कुलचे उनको बड़े पसंद है, इसलिए कि रिटर्न उनको यहाँ अच्छा मिलता है भारत में जो पैसा लगाते हैं।
मेरा मानना ये है सर कि जो ये पहला इनका प्राइम मिनिस्टर था, डस्टबिन ट्रूडो ऐसे ही कुछ उसका नाम था, तो उसने जो है संबंध बिल्कुल बिगाड़ दिए थे। वो तो मेरा ख्याल जब भारत भी आया था, वहां पे गया था साबरमती में और चरखा भी चला, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे भांगड़ा भी कर रहा था सर, भांगड़ा कर रहा था। हाँ भांगड़ा कर, मैं ऐसे ऐसे को पता नहीं मूवमेंट कर रहा था, मुझे तो लगता नहीं था कि भांगड़ा कुछ कहीं कनाडा का कोई ट्राइबल डांस होगा जो वो वहां कर रहा था। तो वो उसने सोचा कि भाई मैंने भारत का दिल जीत लिया। सर वो टॉलरेट क्यों कर रहा था, ये तो आप भी जानते हैं खालिस्तानियों को, उनका सपोर्ट जरूरी था उसके सर्वाइवल के लिए। आपस में फूट पड़ गई, उसकी सरकार टूट गई, उसने इस्तीफा दे दिया, चला गया। अब जो मैं देख रहा हूं, सब मानिए ना मानिए, कनाडा भले ही पैर पकड़ के अमेरिका के घुस गया G7 में, नहीं तो उसकी कोई जगह नहीं है, चला गया। शुरू में नहीं था, बाद में उसको एडमिट कर लिया गया 70s में, लेट 70s में। अब जो मैं देख रहा हूं कि है तो मेंबर ना सर G7 का, G7 की चाहे इंपॉर्टेंस घट रही है, 30% दुनिया की आर्थिक ताकत उनके पास है, पहले 70% होती थी, अब बाकी सब G20 पावर जो इकोनॉमिक पावर पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। ऑल दिस वी नो। हमने ये कहा है कि जो पीएम साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हम लोग दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह से भी हम दुश्मनी नहीं करना चाहते। अगर वो दोस्ती चाहता है, और फिर सर एक चीज जो मेरा विश्वास है, ये मैंने पहले भी देखा है, ये जो खालिस्तान की समस्या है, ये अब भारत की समस्या नहीं है, ये कनाडा की समस्या हो गई है। उसको जब तमाचा पड़ेगा ना, फिर मेरे पास दौड़ा आएगा कि अरे ये क्या हो गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद 10 साल तक हम कहते रहे कि ये आतंकी लोग तंग कर रहे हैं हमको, नहीं नहीं नहीं, हमारे को नहीं तंग करेंगे। 9/11 हुआ, दौड़े आए, अरे वो फाइल कहाँ जो आपने हमको दी थी, हमने कहा आपने क्या किया फाइल को, जी हमने लॉकर में रखी थी, अब भूल गए कहाँ पे है। उसके बाद से फिर उन्होंने हमारे साथ एंटी टेरर कोऑपरेशन शुरू, उससे पहले बिल्कुल नहीं था। जब उनके मुंह पे तमाचा पड़ा तो फिर डार्लिंग डार्लिंग इंडिया, आप तो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे जो भी हैं, दामाद हैं, मेरे ससुर हैं, सब दोस्ती उनके साथ होगी। कनाडा के साथ भी आप देखेंगे होगा, कोई इंप्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं होगी सर, हल्के 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 हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे दोनों तरफ। खालिस्तानी इनके लिए भी खतरा है, इनको समझ में आ रहा है। इट इज गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर देम देन फॉर अस। हमारी तो समस्या हम निपट लेंगे सर, ये 3 हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स बैठे हैं, जांबाज, ये संभाल लेंगे। वो क्या करेंगे? आपको याद हो बेल साहब की जब ये न्योता आया, पहले तो न्योता लेट आया था, उस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, इंडिया को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई आपने हमको टाइमली बुलाना था और इज्जत से इन्वाइट करना था, आपने लास्ट मिनट हमको इन्वाइट भेजा, जो भी था। लेकिन हमने डिसाइड किया कि जाएंगे, प्रधानमंत्री ने जाना बेहतर समझा। क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छा डिसीजन भी था प्रधानमंत्री का। 2 चीजों की बातें उस समय कर रहे थे कि 8 दिन पहले ही क्यों बुलाया है, पहले क्यों नहीं बुलाया। हम ये दिखा रहे हैं कि आज आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते। आज हमारी 4.1 ट्रिलियन इकॉनमी है, 4th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस है हम पूरे विश्व के अंदर। हर जगह पे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो भारतीय आर्म फोर्सेस को याद करते हैं। अब कोऑपरेशन की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे एरिया के अंदर सप्लाई चेन का। अब आती है बात कि हमारी प्रॉब्लम थी क्या उनके साथ। एक ही प्रॉब्लम थी, वो थी खालिस्तानी एलिमेंट। मैं खुद गया था वैंकूवर, 15 लोग नहीं थे, इतना शोर मचा रहे थे इंडियन एम्बेसी के बाहर और नारे लगा रहे थे, इतनी शर्म आ रही थी मुझे। आप उन सिखों से पूछो जो भारत के अंदर कितने खुश हैं, कितनी इज्जत मिलती है, कितना प्यार मिलता है। ये कौन होते हैं हमारे बारे में खालिस्तानी खालिस्तानी बोलने के लिए? ये कोई नहीं है। कोई खालिस्तान सिखों को नहीं चाहिए और ना ही कभी आएगा और ना ही कभी कोई सिख मांगेगा भी। ये जो बाहर रहने वाले हैं, जिनको ब्रेन वॉश किया गया, पैसा दिया गया पाकिस्तानियों से, ये वो बात करते हैं। दूसरी बात आई थी रूल ऑफ लॉ की, यानी कि निज्जर की किलिंग के बारे में। तो निज्जर की किलिंग, मुझे ये बताइए, आप पहले तो भारत के सेंसिटिविटीज में थे नहीं, खुलेआम कैसे घूम रहे हैं ये लोग, और भारत की एम्बेसी के बाहर कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये, और क्या क्या वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं आपने एक्शन लिया उनके ऊपर। और दूसरी बात आती है कि अगर कोई भी किलिंग हुई है, क्या आपने हमको प्रूफ दिया है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ दिया है? ऐसा कोई भी प्रूफ दिया अब लग रहा है कि कनाडा ने भी ये सोचा है कि इस मुद्दे को साइड में करो। बिल्कुल। अनीता आनंद है अभी फॉरेन मिनिस्टर, वो भारतीय मूल की है, बहुत ही सुलझी हुई वो लीडर है, पॉलिटिशियन है। और ये जो नया ट्रेंड चला है कि अब भारत के साथ हमें रिश्ते बेहतर करने हैं, और यही उन्होंने कहा कि हम भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के साथ हमें रिश्ते बेटर करने हैं। अब मैं एक और देश से हमारे रिश्ते बेहतर हुए, हमने आपको बताया था कि कल प्रधानमंत्री साइप्रस गए थे, और क्यों साइप्रस को लास्ट मिनट उनके आइटिनरी में शामिल किया गया। अब वहां से जो तस्वीर आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए। सर आप लोग कनाडा पे भी कमेंट कीजिएगा, मैं ये पिक्चर दिखाना चाह रहा था। ये तस्वीर जो थी,
जो वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो थे उनसे मुलाकात President. जी, वो तस्वीर दीजिएगा जिसमें पीछे इनका नॉर्थ का इलाका जो है वो दिखाई दे रहा है हमारे प्रोड्यूसर साहब। एक पिक्चर में उनको दिखाने के लिए ले गए ये राष्ट्रपति अपने साथ, और जाकर के इन्होंने दिखाया कि देखिए वो हिस्सा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा इलाका था, यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया, और उसने कब्जा करके पहाड़ियों पर बड़ा बड़ा लिख भी दिया, टर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। मतलब साइप्रस एक छोटा सा देश है, आइलैंड है, और उसका एक हिस्सा कई साल पहले, कई बरसों पहले कब्जा कर लिया था। ये देखिए, ये वो इलाका है, वहां पर उसने एक फ्लैग भी लगा दिया है। जनरल साहब वो इलाका वो दिखाना चाहते थे ये साइप्रस के राष्ट्रपति। फैसला हमारा था कि हम इस पिक्चर में आए या ना आए। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो जगह भी देखने गए, वहां तस्वीर भी खिंचवाई, और उसके बाद इनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें स्टेटमेंट दिया गया कि भारत रीयूनिफिकेशन ऑफ साइप्रस की मांग करता है। हम मांग करते हैं कि साइप्रस के दोनों हिस्से एक हो जाए। बिल्कुल। एक बयान भी है प्राइम मिनिस्टर का, वहां पर सुनाता हूं मैं आपको। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। सर, ये तो एर्दोगान ने इनवाइट किया था भारत का ऐसा रुख। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, तुर्की अपनी दादागिरी उस इलाके में लगातार करता चला आ रहा है, और खास करके जब तुर्की खलीफा बनने के चक्कर में पाकिस्तान के पीछे आगे खड़ा हो गया, उस समय जब पाकिस्तानी टेररिस्ट और दहशतगर्दों ने पहलगाम में इतना बड़ा कांड किया, इससे बड़ी शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। और इसका मतलब ये जाहिर है कि तुर्की भारत का कोई मित्र नहीं है। अगर वो हमारा मित्र नहीं है तो हम भी दुश्मनी निभाना जानते हैं। और अभी जहां तक हमारा इसके ऊपर रिस्पॉन्स है, तुर्की के जितने आसपास के मुल्क हैं जिसको तुर्की तंग कर रहा है, यहाँ तुर्की दबाव डाल रहा है, हम उन सब मुल्कों की मदद करेंगे। चाहे वो अर्मीनिया हो, जहाँ अजरबैजान के माध्यम से तुर्की की मदद से जो पिछली जंग हुई जो वहाँ नारगोनो काराबाग का इलाके में, और यहाँ ये साइप्रस के अंदर जो इन्होंने दादागिरी करके उनके इलाके को कब्जा किया, भारत इनकी मदद करेगा। और चाहे वेपन्स हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे इक्विपमेंट हो, और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि इंडियन आर्मी भी जाने के लिए वॉलंटियर है वहाँ, अगर हमें तुर्की को वहाँ से मार के भगाना है। और आपको याद हो वो इंडियन आर्मी थी जिन्होंने मार के तुर्कियाँ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये हमारी फौज ने इनको हराया था, तुर्की की फौज को। तो ये हमारी वो है, और हम लगातार इन लोगों की मदद करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे मिलिट्री हो। वहां से वो एक ग्रीन कॉरिडोर है जो जैसा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में भी है, नो मैंस लैंड, यूएन बफर जोन, वहां पर बफर जोन बना हुआ है जहां पर इस वक्त यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, वहां तक गए हैं प्राइम मिनिस्टर इस वजह से। मैं आपको बताना चाहता था, हमारे तो एक कमांडर भी थे यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस जिनका निधन हो गया था, जनरल थिमाइया, Am I correct? I think he died in harness. वो कमांडर थे हमारे फोर्स के, तो वहां पर उनके नाम पे कुछ सड़क वगैरह भी रखी हुई है। मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, ये जो गए थे देखने के लिए कि देखिए ये जो है ऑक्यूपाइड टर्की ऑक्यूपाइड साइप्रस है, क्योंकि तुर्की के मिनिस्टर जाते रहते हैं टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीएम साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है। और एक चीज और सर, जो मेरे जिन लोगों को मैं जानता हूं जो टर्किश ऑक्यूपाइड साइप्रस में गए हैं, कहते हैं साइप्रस और टर्किश ऑक्यूपाइड साइप्रस में 50 साल का फर्क है, वो 50 साल पीछे हैं। अच्छा। टर्की वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है जैसा पाकिस्तान पीओके में नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है एक ना एक दिन ये चला जाएगा, मेरा पैसा लगाने से मुझे क्या मिलेगा। दिस इज द रियलिटी देयर। और पीएम साहब ने ये संदेश दे दिया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है कि हमारी नेवी यहां पे खड़े हैं। हमारे सर, मैं आई कंप्लीट सर, हमारे आउटस्टैंडिंग कैप्टन साहब यहां हैं, हमारी नेवी वहां पर रहेगी। देखते हैं आप क्या करते हो टाइगर, कितना दम है तेरे में। अरे अर्ध दरबान, समझ जा अभी भी कि तू अपनी कब्र खुद खोद रहा है। जी कैप्टन दीपक सिंह ने मेरी बात मुंह की बात कह दी। मैं अपनी बात कहने वाला था, चूंकि ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी की बात है, कुछ बातें इसमें जरूर कहूंगा आपको और थोड़ी डिफरेंट कहूंगा। प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले ग्रीस गए थे
कई सालों के बाद ग्रीस की विजिट हुई थी और टर्की के बगल में है और दोनों के रिश्ते सबको मालूम है। नंबर 1, मेडिटेरियन में हमें जगह चाहिए। हमारी 2 शिप्स वहां लगातार डिप्लॉयड हैं आजकल। साइप्रस और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और वो देखिए, जब इवैक्यूएशन हो रही थी सीरिया से तो रशिया के शिप्स वहां से निकले। साइप्रस में नेवल बेसिस पे हमारा पकड़ जारी है। और एक और बात कहूं, ये जो चाइना पकड़ रहा है ना अपना कैरन स्टिंग ऑफ पल्स, तो नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत ये नीति हमारी भारत सरकार कर रही है, जहां वो ग्रीस मेडिटेरियन में और ये साइप्रस, मंगोलिया गए थे प्राइम मिनिस्टर। पहली बार कोई भारत का राष्ट्राध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया गया, नॉर्थ ऑफ चाइना घूम के वहां तक हम गए हैं। तो ये उसकी डिप्लोमेसी में बात हो रही है। आजकल भारत के कम से कम 4 से 5 शिप लगातार इन कंट्रीज में लगातार ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में लगातार हैं। आपको मालूम है जो 75वें वर्ष में 7 कंटिनेंट में भारत का वॉरशिप हर एक कंटिनेंट में उसने ध्वजा फहराई थी, ब्राजील से लेके फिलीपींस तक, वियतनाम तक और अमेरिका तक। तो ये डिप्लोमेसी हमारी साइप्रस की वहां चल रही है। गाढ़ी मित्रता है इजराइल के साथ और उसको भी ये कूटनीतिक ढंग से देख रहे हैं। इशारा था कि ये नॉर्थ जो साइप्रस है उसको मिलाया जाए, ग्रीन कॉरिडोर। पहले इतना हम लोगों को यहाँ नहीं जानकारी थी या नहीं इसकी चर्चा होती थी। अब जितना हम तुर्की के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी इसका भी रवैया कुछ चीन जैसा ही है। इसके हर पड़ोसी से इसकी प्रॉब्लम है। साइप्रस जो है वो कहता है मेरी जमीन टेरिटरी इसने कब्जा कर रखी है। कुर्दों को परेशान करता है सर, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली उनसे नफरत करता है और वो इससे नफरत करते हैं। और उन्होंने टर्किश डिप्लोमेट्स को भी मारा है। और आपको ये भी याद होगा ट्रंप 1 में जब उन्होंने वो क्या नाम था सर, वो आईएस वाला बगदादी को उड़ा दिया था, तो अमेरिकन फोर्सेस ने कहा हमने तो अपना काम कर रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। तो ये आधा दरबान बोला अपनी फोर्सेस को, देखो ये अमेरिकन जा रहे हैं, अब जाके ठोको कर्ड्स को। तो ये मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था कि अगर तूने ऐसा कुछ किया मैं तेरी आर्थिक व्यवस्था को भस्म कर दूंगा, आई विल ओब्लिटरेट योर इकोनॉमी। मैं पहले भी कर चुका हूं। फिर अर्दोबान दौड़ा गया वहां, अरे माफ कर दो चाचा मेरी से गलती होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सो इसके सबके साथ संबंध खराब है। क्यों? क्योंकि ये शहंशाह बनना चाहता है, ऑटोमन सल्तनत को वापस लाना चाहता है। और टाइगर ऑटोमन टुवर्ड्स द एंड ऑटोमन सरकार के बारे में, सल्तनत के बारे में पता है क्या कहता था रूस का शहंशाह? ये सिक मैन ऑफ यूरोप है, ये यूरोप का बीमार व्यक्ति है। तू वैसे ही बनाना चाहता है अपने देश को, सोच ले। अच्छा, मैं आपको अब अमेरिका की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वहां जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर पाकिस्तान के ही लोगों ने जबरदस्त बेइज्जती की है आसिम मुनीर की। प्रदर्शनकारियों ने शेम ऑन यू, मास मर्डरर ऐसे नारे लगाए हैं जब आसिम मुनीर वहां अमेरिकी सेना के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा। सुनिए जरा एक बार। आगे हाँ आगे हो कहाँ गया वो कमीना, वो जीत कर भी आप। ये लोग तो बिल्कुल इसकी गाड़ियों में काफिले तक ही पहुंच गए। आई एम ऑन द पेवमेंट, यू आर देयर, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी। वो होटल का सिक्योरिटी वाला कह रहा है हटो यहां से, कहता नहीं मैं तो पेवमेंट पे खड़ा हूं। फ्री पाकिस्तान, फ्री पाकिस्तान। और ये नया नारा आ गया। मतलब ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को आजादी चाहिए, डिक्टेटर, शेम ऑन यू, मास मर्डरर। अच्छा, ये नारे लगाने वाले सारे पाकिस्तानी हैं बेल साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, जिस देश में जाते हैं इंडियन वहां कम्युनिटी। पे इंडियन कम्युनिटी उमड़ जाती है और वहीं पे जोर जोर के नारे लगने शुरू हो जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। और इनको देखिए, और ये क्या करते हैं? इनको कहा जाता है डिक्टेटर, मास मर्डरर। इनके बारे में क्या इज्जत है? आप देखिए, हमारा अगर आर्मी चीफ जाए कहीं पे, उसकी कितनी इज्जत होती है, और जब इनको देखा जाए तो ये कहां पे पहुंचे। कुछ और भी दिखवाइए एक बार, आवाज भी सुनाइए अच्छे से। शेम ऑन यू आसिम मुनीर, शेम ऑन यू आसिम शेम मुनीर, ऑन यू आसिम मुनीर, शेम शेम शेम, गीदड़ 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 गीदड़। शेम ऑन यू आसिम मुनीर, शेम ऑन यू आसिम मुनीर, शेम शेम नहीं। शेम ऑन यू आसिम मुनीर, गीदड़ गीदड़ गीदड़, ये होटल शेम ऑन ये यू वॉशिंगटन आसिम में है ना? मुनीर, वॉशिंगटन में किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए वो गया था। बट ये होटल पहले खबर थी कि परेड में जाएगा वो, नहीं, 200वीं नहीं। वर्षगांठ वाली परेड में। क्लब और समथिंग। हाँ जी, यहाँ पे लेके गए। पर थोड़ा सरप्राइजिंग है ये
भाई आप Civilian आसिम supremacy मुनीर, in Pakistan। हम उसे कुछ भी समझते हो, पाकिस्तान तो इस वक्त उसी के कहने से चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते वो हैं, ऐसे विदाउट एनी सिक्योरिटी अराइव करेगा किसी जगह पर, बस ये 2-3 गाड़ियां लेकर के, मुझे थोड़ी हैरानी ये है। इनकी सीक्रेट सर्विस होगी जरूर मौजूद सर, 100%। उसको वहां सिक्योरिटी तो दी, 100%, उसकी अपनी 100%। सिक्योरिटी। और अगर ना भी दें तो यू कैन रेंट सिक्योरिटी देयर। हमने भी किया इन द पास्ट। अगर वो नहीं दे पाते जिस तरह की हमें चाहिए तो वहां ऑफ ड्यूटी पुलिसमैन को आप किराए पे ले सकते। अमेरिका का सिस्टम बड़ा मजेदार है, उनको पैसे दो $20 अरे इसमें $25। ज्यादातर लोग जो नारे लगा रहे हैं ना, इसमें ज्यादातर लोग पाकिस्तानी हैं। इमरान नहीं, पाकिस्तान तो इमरान खान के और सपोर्टर, पीटीआई के सपोर्टर ये हैं। पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जिनको ये लगता है कि इनके नेता को जबरदस्ती जेल में, अच्छा है तो वो डिक्टेटरशिप ही, उसमें और क्या है? इमरान खान क्यों जेल में? एक प्राइम मिनिस्टर ये जो पावर में था। कुछ और तस्वीरें आई। और वो बेचारा सिक्योरिटी वाला खड़ा है, उसको पता ही नहीं पाकिस्तान का है। वो टाई पहन के जो खड़ा हुआ है, टकला बिना बालों वाला खड़ा ना एक पीछे। इन्होंने इमरान खान के ऊपर चोरी वोरी के पता नहीं क्या इल्जाम लगाया कि उससे इस्तीफा दिया, और उस तब से वो आदमी जेल में और है। उसकी पत्नी के साथ उसकी शादी भी जायज नहीं थी। जेल में डाला। गीदड़ भक्ति तो करता है वो। तो ये खैर ये आप देख रहे हैं ये तस्वीरें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के फूल बेइज्जती की, इंटरनेशनल बेइज्जती की, जब वो वॉशिंगटन पहुंचा है तो कैसे उसके अपने देशवासियों ने उसे गीदड़ कहा, मास मर्डरर कहा, यानी जेनोसाइड करने वाला जिसने न जाने कितने लोगों का कत्लेआम किया है, ये उसको खिताब दे रहे हैं उसके लोग, भले ही उसका प्रधानमंत्री उसे फील्ड मार्शल की रैंक पर प्रमोट कर रहा हो। आज वॉर रूम में इतना ही। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर वोरा आपका, जनरल दत्ता, एयर कमोडोर बहल आपका, कैप्टन शाम आपका, बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे आपसे कुछ और ऐसी खबरें लेकर के कल 1 बजे।